नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव में हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत अहम खबर के साथ। मस्जिद विवाद को लेकर उत्तरकाशी में महापंचायत शुरू। प्रशासन ने महापंचायत को सशर्त अनुमति दी है। बड़ी संख्या में इस महापंचायत में शामिल होने के लिए हिंदूवादी नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये महापंचायत शुरू हो चुकी है। लोगों की भारी भीड़ वहां पर, पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ। वहां पर उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद को लेकर ये हिंदू महापंचायत जो बुलाई गई है ये शुरू हो चुकी है। उत्तरकाशी में होने वाली ये महापंचायत हनुमान चालीसा से शुरू की गई। महापंचायत में बड़ी संख्या में साधु संत समेत आसपास के गांव के लोग पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े हिंदूवादी नेता पहुंच रहे हैं। इस बीच महापंचायत आयोजन स्थल पर देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती भी पहुंचे, जबकि गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भी महापंचायत में मौजूद हैं। हिंदू महापंचायत में पहुंचे वक्ताओं का कहना है कि उत्तरकाशी एक धार्मिक पौराणिक स्थल है जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर समेत मां गंगा यमुना का जन्म स्थान है। उन्होंने प्रशासन से इस नगरी को धार्मिक नगरी घोषित करने की भी मांग की। उत्तरकाशी हिंदू महापंचायत को लेकर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई ताकि कोई हंगामा ना होने पाए, शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत को निपटाया जा सके। और इसी की वजह से बाकायदा बहुत सारी शर्तें प्रशासनिक स्तर पर लगाई गई थी और उन शर्तों का पालन करने पर ही ये महापंचायत की अनुमति फिर दी गई, जो कि शुरू हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्थित युवा कल्याण निदेशालय में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव अमित सिन्हा और स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद थे। राज्य स्तरीय इस खेल महाकुंभ में प्रदेश के 13 जनपदों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने सभी खिलाड़ियों की ऊर्जा और उत्साह की जमकर सराहना की। जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है और जहां जहां भी हमको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है। और इस वर्ष हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है जो निश्चित रूप से हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में चल रहे नवनिर्माण कार्यों का अवलोकन किया। विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की स्थापना की गई। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का भी वहां पर निर्माण किया गया है। विधानसभा में राज्य के राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए और विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का भी वहां पर निर्माण करवाया गया है। थोड़ा सा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको शेड कर दिया गया है। अननेसेसरी स्पेस जो यहाँ पर हो रहा था और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से रेनोवेशन नहीं हुआ था स्पीकर ऑफिस का। तो स्पीकर ऑफिस, एलओपी ऑफिस, हम लोगों को कॉन्फ्रेंसेस करने में दिक्कत होती थी, मीटिंग्स करने में दिक्कत होती थी, बैठने में समस्या होती थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस फ्लोर में, सदन में और साथ ही साथ जो बगल की हमारी नई बिल्डिंग बन रही है उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि डिजिटल हम पूरी तरह से
वहीं उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू कर दिए। सभासद सदस्य हो या नगर निगम मेयर प्रत्याशी, चुनावी खर्च का ब्यौरा सबको देना होगा, वो भी प्रमाण के साथ। और अगर ऐसा किसी ने नहीं किया, नहीं प्रमाण के साथ ब्यौरा दिया, तो आयोग उस पर 3 साल का प्रतिबंध लगा देगा। इसके बाद वो शख्स कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक आदेश 2024 जारी करते हुए ये तमाम बातें कही। इसमें साफ तौर पर यह प्रावधान रखा गया है कि हर उम्मीदवार की तरफ से जमा चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये देखेंगे कि दस्तावेज सही है या नहीं है। नगर निकाय में जो अधिकतम व्यय सीमा है वो भी आयोग द्वारा पुनरीक्षित की गई है, उसको रिवाइज किया गया है और जो पूर्व के सापेक्ष कुछ इंक्रीज हुई है। हमारा पूर्व में 30/1/2018 को जो है अधिकतम व्यय सीमा आदेश निकला था। 6 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब इसको हमने सबसे पहले तो राजनीतिक दलों के साथ हमने एक बैठक करी। बैठक में उनसे विचार विमर्श लिए। विचार विमर्श के उपरांत जो है रेट्स रिवाइज किए गए हैं। नगर प्रमुख, नगर निगम जो मेयर साहिबान हैं, उनके लिए जो अधिकतम व्यय सीमा पूर्व में 16 लाख रुपए हुआ करती थी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने वार्ड्स हैं वहाँ पर, तो हमने उसको थोड़ा एक रैशनलाइज करते हुए इस बार 40 वार्ड तक की अगर नगर निगम है तो उसमें 20 लाख अधिकतम व्यय सीमा रहेगी। 41 से 60 वार्ड्स की अगर नगर निगम है तो उसमें 25 लाख की अधिकतम व्यय सीमा रहेगी और 61 वार्ड्स या इससे अधिक की अगर नगर निगम है तो उसमें अधिकतम व्यय सीमा 30 लाख रहेगी। उत्तराखंड शासन ने 24 घंटे में दूसरी आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी है। हालांकि इसमें 3 आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में ही बदलाव किया गया। खास बात यह कि उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी पद पर बदलाव किया गया। उधम सिंह नगर जैसे बड़े जिले के जिलाधिकारी के रूप में अब नितिन भदौरिया को जिम्मेदारी सौंपी गई। नितिन भदौरिया इससे पहले भी कई जिलों की जिम्मेदारी देख चुके हैं, संभाल चुके हैं। फिलहाल वो अपर सचिव और निदेशक शहरी विकास की जिम्मेदारी देख रहे थे और अब उनको मिली है ये नई जिम्मेदारी, ये नया दायित्व। देहरादून के आईआरडीटी सभागार में जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित इस साझा मंच, गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में कई विभागों, एनजीओ, सामाजिक संगठनों और पर्यावरणविदों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाकर कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार जैसे मुद्दों पर संवाद स्थापित करना था। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसे जिला प्रशासन की नई पहल बताते हुए इसकी सराहना करते हुए कहा, इससे जनहित से जुड़े मुद्दों पर मंथन हो सकेगा, समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रहेंगे। एसएसपी अजय सिंह ने भी कानून व्यवस्था के संबंध में अपने विचार साझा किए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पहल की गई है कि हमारे जनपद के, शहर के जितने एनजीओज हैं, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं, हमारे एल्डरली सिटीज़न ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरनमेंटलिस्ट, कुछ जो बच्चों की, महिलाओं की फील्ड में काम करते हैं। कई ऐसे विषय हैं इंटर रिलेटेड कि जहाँ पे एक मंच पे सारे अधिकारियों को लाकर और इन सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लाकर एक संवाद कायम करना ज़रूरी होता है। जो फीडबैक लूप है वो स्ट्रॉन्ग करनी आवश्यक होती है, जिससे जो हमारा कनेक्ट है, जिसके लिए हम काम करते हैं, हम पब्लिक ऑफिसर्स, वो मैंडेट हमारा एनरिच हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक ऐसा फोरम डिवाइस किया गया है और इसको आगे अब हम इंस्टीट्यूशनलाइज भी करेंगे, जिससे इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। जो जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ साहब ने यहाँ पर जो रखी साझा मंच, जिसमें जो हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं या कहेंगे कि जिस मुद्दों से जो है पब्लिक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, अपेक्षाएं है, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य की ले ले, चाहे हम कूड़ा प्रबंधन की ले, ट्रैफिक की ले, इस सभी मुद्दों को इसमें रखा गया और एक से एक पैनलिस्ट भी आए और इसमें गवर्नमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इसको ब्रीफ कर रहे हैं और आम जन भी इसमें सवाल पूछ रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि अभी ट्रैफिक वाले और इश्यूज पर चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव भी आए, कुछ लोगों ने लिखित में भी दिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के साझा मंच में जो लोग शामिल है उनके सुझाव पर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं और पुलिस विभाग की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन
था, जो अच्छे सुझाव आए। साथ ही साथ ऐसे आयोजन हर स्तर पर मतलब मुझे लगता है कि मंथली बेसिस पे होने चाहिए, जिससे कि ऐसे जो एनजीओज हैं, ऐसे लोग प्रबुद्ध लोग हैं जो अपने विचारों को और जगह शेयर नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह डायरेक्टली शेयर से होने से कहीं ना कहीं जो हमें सुझाव आएंगे उससे कुछ अच्छा करने पर, इम्प्लीमेंट करने पर बेहतर होगा। और मुझे लगता है ऐसे आयोजन जो है बहुत सफल आयोजन भी था और ऐसे आयोजन आगे भी आयोजित होने चाहिए। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के महंत कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद साधु संतों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। साधु संतों ने इस्लाम धर्म को लेकर गंभीर सवाल उठाए, मोदी सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की मांग की। काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा, बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को टारगेट करना आगे आने वाले समय के लिए बेहद चिंताजनक है। इस्लाम राक्षसों का धर्म है, इसमें मानवता बिल्कुल नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को एक साथ आना चाहिए, इस्लाम को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता को भी बढ़ाते हैं। अभी जब बांग्लादेश उसमें बाढ़ में डूब रहा था, उस समय उसने सबको अन्नदान किया, बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे, बिना मजहब देखे। उसको टारगेट करके यूनुस की जो जिहादी सरकार है, जो इस्लामिस्ट की सरकार है, वो अभी उस पर बैन लगाने के लिए याचिका दाखिल करवाई, लेकिन वो तो कोर्ट का भला हो कि उन्होंने याचिका स्वीकार नहीं की। लेकिन जिस प्रकार से इस्कॉन से सभी बड़े मंदिरों को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, वो आने वाले समय में जब पूरा विश्व कि गैर मुस्लिम मिलकर के, चूँकि मुसलमान तो उसके बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया का बोलने वाला नहीं है, गैर मुस्लिमों को पूरी दुनिया की इकट्ठा होकर के और इनका सामना करना चाहिए और इस्लाम की समाप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम राक्षसों का धर्म है। जब तक इस्लाम समाप्त नहीं होगा तब तक शांति। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक रूप से हिंदू रहता है, उसके ऊपर लगातार वहाँ की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में, एक प्रकार से कहना चाहिए उनके उकसाने पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल के महंत को उन्होंने जेल में डाल दिया है। जिस व्यक्ति ने जब बांग्लादेश में संकट आया तो 2 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया, उन्होंने न हिंदू न मुसलमान देखा। तो ऐसे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए चिंता का विषय है। जो ह्यूमन राइट की बातें कर कर पूरे विश्व स्तर पर हल्ला काटते थे, वो लोग आज मौन हैं। इसमें यूएनओ जैसी संस्थाओं को आगे आकर जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और वहाँ पर एक जांच दल भेजना चाहिए जो इन सब विषयों की संयुक्त राष्ट्र संघ में इस विषय को उठना चाहिए। और आज विश्व एड्स दिवस है। सिविल हॉस्पिटल रुड़की में इस समय 1485 HIV संक्रमित मरीज रजिस्टर्ड है, जबकि 45 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 1 साल में HIV संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। CMS का कहना है 1400 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कुछ मरीज यहां से गायब हो गए हैं, उनको भी तलाशा जा रहा है, जो ट्रीटमेंट को बीच में ही छोड़कर यहां से भाग गए। उन्होंने कहा, सरकार के द्वारा HIV को लेकर लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आज 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाने के पीछे भी मकसद यही कि एड्स के बारे में, HIV पॉजिटिव होने के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके, क्या कुछ कारण होते हैं इस बारे में उन्हें बताया जा सके। एड्स के हमारे लगभग 1485 मरीज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं ERT सेंटर में। सरकार के द्वारा भी 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर ERT सेंटर खोला गया था, क्योंकि जब उनको लगा कि नंबर ऑफ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं रुड़की आसपास के क्षेत्रों के, तो यहाँ पर अलग से ERT सेंटर खोल दिया गया, जिससे कि मरीज की समुचित जाँच और समुचित इलाज समय पर किया जा सके। तो सरकार की, भारत सरकार की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, सबकी ये कोशिश है कि इनको अच्छे से अच्छा इलाज इनको उपलब्ध कराया जाए। और आइए आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। चाहे सुख हो दुख हो, हर समय आप लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। आज मुझे कह रहे थे कि हमारा गोरखाली समाज का बड़ा कार्यक्रम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सच बताऊं तो मैं विधायक जी का धन्यवाद कर रहा हूं कि आप लोगों के बीच में मुझे लेकर आए। आज मुझे मेरा बचपन के दिन मुझको याद आ गए हैं।
और ऊपर से विक्रम थापा जी मुझे कह रहे हैं कि महार रेजिमेंट के इनके पिताजी भी महार रेजिमेंट के, और मेरे पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट थी वो भी महार रेजिमेंट थी। आज मैं अपने पूज्य पिताजी का भी स्मरण कर रहा हूं अभी आप सबके बीच में। इस अवसर पर हमारे श्री कुलदीप बुटोला जी, श्री विश्वास डागर जी हमारे सामने बैठे हैं अतिथि दीर्घा में, हमारे एसएसपी साहब हैं श्री अजय सिंह जी, हम विजय गुरुंग जी और हमारी प्रभा दीदी। ये हमारी दीदी हमको बहुत आशीर्वाद देती है, हर समय हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। वंदना जी वहां से हंस रही है। यहाँ उपस्थित हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग जी, पदम सिंह थापा जी, कहाँ है पदम सिंह जी? बैठे हैं। ब्रिगेडियर सीबी थापा जी, राम सिंह थापा जी, डीके खड़का जी, दीपक बोरा जी एवं यहाँ पर आए हुए संध्या दीदी भी दिख रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो हमारे सभी उपस्थित, सभी आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित, मेरे सब बड़े बुजुर्ग उपस्थित, माताएं बहनें, हमारे गोरखा रेजिमेंट के आए हुए हमारे सभी वीर जवान, जिन्होंने यहां पर बहुत शानदार प्रस्तुति हमारे सामने दी है और देशभक्ति का जज्बा जब उन्होंने यहां पर झंडा फहराया तो हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा और नई चेतना का देने का काम किया। उसके लिए मैं उनके सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल गुलाटी साहब का भी, गुलाटी साहब कहाँ हैं? कर्नल गुलाटी साहब का भी धन्यवाद, उन तक हमारा धन्यवाद पहुंचा दीजिएगा। मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं कर्नल साहब कि आपके जवानों ने आपके मार्गदर्शन में यहाँ पर बहुत ही शानदार काम किया। और हमारे मीडिया के सभी मित्र ये हर अवसर पर हमारे साथ होते हैं। मैं आज इस अवसर पर इस ऐतिहासिक 50वें खलंगा मेले में गोरखा समाज के सभी वीर पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को, जिसके कारण से जैसे एंग्लो गोरखा युद्ध समाप्त हुआ, जिसके बारे में आप सब यहां से पहले ही बता चुके हैं, उन सबको, उन सभी वीरों को मैं नमन करते हुए आप सबका यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका हृदय से सभी गोरखा समाज के मेरे परिवारजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका। मैं आज के इस अवसर पर वीरभूमि उत्तराखंड के महान सपूत सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों और उनकी वीरांगनाओं को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक खलंगा मेले के 50वें आयोजन के शुभ अवसर पर आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। और सच में जहां आप सब लोग हमारे कर्नल विक्रम थापा जी, पूरी टीम, पदम जी जो हमारे अफसर होते हैं, प्रभा दीदी हमारी जो है हमेशा होती है, वही हमारे एक पुल बनाने का काम, सेतु बनाने का काम हमारे विधायक जी ने किया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप सबके बीच में आकर मेरे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार करने का काम किया है। ये मेला वीरभूमि उत्तराखंड के उन अमर बलिदानियों की गाथाओं का स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया और पूरी दुनिया के अंदर स्वाभिमान, वीरता और साहस का अमिट संदेश छोड़ दिया। खलंगा की वीरभूमि में वर्ष 1814 के एंग्लो गोरखा युद्ध में तो 50वें खलंगा मेला से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन को। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। प्रभागीय वन अधिकारी सिविल एवं स्वयं शिशुपाल सिंह रावत के सेवानिवृत्त होने पर विभागीय अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उनका विदाई समारोह का आयोजन किया।
इस मौके पर डीएफओ, एसडीओ समेत तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। वन विभाग में 42 साल की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर डीएफओ शिशुपाल सिंह रावत को विभागीय अधिकारियों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा वहां स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। विदाई पत्र के साथ उपहार भेंट करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर शिशुपाल सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के यादगार क्षणों को याद किया। अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अपनी खुशी के ये पल साझा किए। शिशुपाल सिंह रावत की जगह अब नए प्रभागीय वन अधिकारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।